मालवीय नगर अग्निकांड के बाद दिल्ली सरकार का एक्शन जारी है। आज भी दिल्ली के अलग अलग जिलों में बड़े स्तर पर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी और इस कार्रवाई में अवैध रूप से बने घरों, दुकानों, होटल और दूसरी इमारतों पर सीलिंग की कार्रवाई होगी। साउथ दिल्ली के मेहरौली डिवीजन में शुक्रवार को 10 बिल्डिंग सील की गई। एसडीएम की अगुवाई में दिल्ली नगर निगम, फायर ब्रिगेड की टीम, बिजली विभाग और पुलिस ने बेड एंड ब्रेकफास्ट के तहत संचालित होटलों पर एक्शन लिया। जांच में फायर सेफ्टी में खामियां पाए जाने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। मालवीय नगर होटल अग्निकांड के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की हाई लेवल मीटिंग की। इस बैठक में बड़ा फैसला हुआ। दिल्ली में अवैध निर्माण को लेकर अब अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी। दोषी पाए जाने पर अधिकारियों की सैलरी, पेंशन और संपत्ति से वसूली की जाएगी। डीडीएमए एक्ट 2005 लागू किया जाएगा। अधिकारी अगर दोषी पाए गए तो उन्हें जेल जाना होगा। राजधानी में ग्राउंड प्लस 4 से ज्यादा निर्माण वाली इमारतें सील की जाएंगी। दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। जिस फ्लोरिश होटल में आग लगी थी अब उसे सील कर दिया गया है। प्रशासन ने होटल को खाली कराकर ताला लगा दिया है। 3 जून की सुबह होटल के रेस्टोरेंट में लगी आग में जलकर 21 लोगों की मौत हो गई थी। कई लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग में लड़ रहे हैं। जांच में होटल के अंदर कई बड़ी खामियां पाई गई थी। होटल में फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं थे, एग्जिट गेट भी बंद था, अवैध तरीके से कमरे बनाए गए थे। उधर मुंबई में बीएमसी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल बोरा चाइना गेट पर बुलडोजर चलाया। दरअसल बीएमसी ने फायर सेफ्टी मानकों की अनदेखी करने वाले होटल और रेस्टोरेंट्स पर एक्शन लिया है। अधिकारियों का कहना है कि लोगों की जान से खिलवाड़ किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बीएमसी ने साफ किया है कि फायर सेफ्टी कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरी है। आपको बता दें कि दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड के बाद से फायर सेफ्टी को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना फायरिंग मामले में कोचिंग संचालक खान सर की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ कदमकुआं थाने में हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस खान सर को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। कोचिंग के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। वहीं सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स भी खान सर की कोचिंग के बाहर जुटे हैं और समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वो किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में न आए। सोशल मीडिया पर सक्रिय कॉकरोच जनता पार्टी ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके प्रदर्शन से पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाकर प्रदर्शन की इजाजत लेंगे। पहले दिपके ने अपने सपोर्टर्स को दिल्ली एयरपोर्ट पर बुलाया था, लेकिन अब अपने समर्थकों से जंतर मंतर और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचने की अपील की है। सीजेपी के प्रोटेस्ट में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भी शामिल होने वाले हैं। सीजेपी के आज के प्रस्तावित प्रोटेस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस के जंतर मंतर पर लगातार नजर बनी हुई है। टीएमसी में टूट के बाद ममता बनर्जी ने सीनियर नेताओं के साथ मीटिंग की। पार्टी ने विधानसभा में ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के फैसले को अवैध बताया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि स्पीकर के फैसले के खिलाफ सोमवार को हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। ममता बनर्जी के घर हुए मीटिंग में सिर्फ 8 विधायक और 6 सांसद पहुंचे। दरअसल 3 जून को टीएमसी के 58 बागी विधायकों ने ऋतुव्रत बनर्जी को अपना नेता चुना था। विधानसभा स्पीकर को समर्थन पत्र सौंपा था, जिसके बाद स्पीकर ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। सूरत की जनसभा में राहुल का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में कुछ निराशावादी लोग हैं। वो निराशावादी लोग ही आत्मनिर्भर भारत का मजाक उड़ाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को दूसरे देशों पर निर्भर रखा था। इन्हें भारत को नीचा दिखाने में सुकून मिलता है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश में अराजकता और नकारात्मकता फैलाकर अवसर खोजती है, लेकिन देश ने बार बार कांग्रेस को जवाब दिया है। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम पावर स्टार पवन सिंह का है। पवन सिंह के अलावा संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को भी बीजेपी ने टिकट दिया है। बिहार में विधान परिषद की 9 सीटों पर 18 जून को चुनाव होंगे। नामांकन की अंतिम तारीख 8 जून है। विधान परिषद चुनाव के लिए जेडीयू ने अपने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में सबसे बड़ा नाम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का है। निशांत बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन फिलहाल वो किसी सदन के सदस्य नहीं हैं। बाकी के 3 उम्मीदवार शिवरानी देवी प्रजापति, भारती मेहता और ललन प्रसाद हैं। बीजेपी छोड़ने के बाद अन्नामलाई शुक्रवार को चेन्नई लौटे तो एयरपोर्ट पर समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। दरअसल तमिलनाडु बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने शुक्रवार को नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो तमिलनाडु में एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं। इस पॉलिटिकल मूवमेंट का नाम वी द लीडर होगा। उनके पॉलिटिकल मूवमेंट को जबरदस्त रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। महज 10 घंटे में 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस मूवमेंट से ऑनलाइन जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से माफियाओं को लेकर बड़ा बयान दिया। योगी ने कहा कि माफियाओं को चुनकर चुनेंगे और भेजेंगे तो वो जनता का खून ही चूसेगा और विकास का पैसा लूट कर संपत्तियों पर कब्जा करेगा। योगी ने कहा कि ये माफिया पहले चूहे की तरह बिदकते थे, बाद में सुअर बनकर पूरे प्रदेश को तबाह करने पर आमादा हो गए हैं।
यूपी के सीएम योगी आज एक दिन के दौरे पर गोंडा पहुंचेंगे। इस दौरान कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। योगी करनैलगंज तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत चक्रौत पहुंचेंगे, जहां वो करनैलगंज और कच्चा बाजार विधानसभा क्षेत्रों की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सीबीएसई ने क्लास 12 के छात्रों को बड़ी राहत दी है। बोर्ड परीक्षाओं के वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। पहले आवेदन करने की आखिरी तारीख 6 जून आधी रात तक थी, जिसे अब दिन बढ़ाकर 7 जून आधी रात तक कर दिया गया है। सीबीएसई ने कहा कि छात्रों को प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय और सुविधा देने की मकसद से ही ये फैसला लिया गया, क्योंकि सीबीएसई के पोर्टल पर उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंचने, उनका वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन के लिए आवेदन करने में परेशानियां आ रही थी। सीबीएसई के पोस्ट रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर साइबर अटैक मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीएसई ने पहले दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मामला इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस यूनिट को सौंप दिया गया। शुरुआती जांच में किसी भी तरह के डाटा लीक होने के संकेत नहीं मिले। हालांकि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। बोर्ड के मुताबिक पोर्टल पर 2 मिनट में लगभग 15 लाख हिट्स और 1 लाख से ज्यादा अनऑथराइज्ड एक्सेस की कोशिश की गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार की आज 43वीं बरसी है। इसे लेकर अमृतसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह से सतर्क है। शहर में हाई अलर्ट है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की डेडलाइन शुक्रवार देर रात खत्म हो गई। राज्य सुन्नी वक्फ की 1,26,000 संपत्तियों में से 1,15,000 संपत्तियां अपलोड कर दी गई हैं, तो वहीं शिया सेंट्रल वक्फ में रजिस्टर्ड 7,785 संपत्तियों में से 5,785 संपत्तियों का ब्यौरा अपलोड किया गया है। यानी शिया सुन्नी दोनों मिलाकर 13,000 संपत्तियों का ब्यौरा अपलोड नहीं हो पाया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ चल रही बातचीत पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि बातचीत काफी अच्छी चल रही है। ट्रंप ने अमेरिका के रोजगार के आंकड़ों को भी शानदार बताया। उन्होंने कहा कि अनुमान से कई गुना ज्यादा है। लेबनान और इजरायल की सशस्त्र युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले किए। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इजरायली हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान के कई स्थानों को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम 13 लोग मारे गए और 15 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर फिर निशाना साधा और कहा कि रूस ने एक बार फिर से युद्ध का रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन युद्ध समाप्त करना ही नहीं चाहते। अलकायदा से जुड़े समूह JNIM ने माली के सेवरे शिविर और हवाई अड्डे पर हमले का वीडियो जारी किया। वीडियो उस दिन के होने का दावा किया जा रहा है जब अलगाववादियों ने किडाल शहर पर फिर से कब्जा कर लिया था और माली के रक्षा मंत्री सादियो कैमारा की हत्या कर दी गई थी। भारत और जापान के बीच अंडर 18 एशिया कप हॉकी का आज फाइनल खेला जाएगा। फाइनल में भारत और जापान की टीमें आमने सामने होंगी। जापान में खेले जा रहे अंडर 18 एशिया कप हॉकी के सेमीफाइनल में भारत ने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराया। भारत ने आखिरी 15 मिनट में 3 गोल दागकर मैच अपने नाम कर लिया। भारत की इस जीत के स्टार खिलाड़ी आशीष तनीब पूर्ति रहे, जिन्होंने 4 गोल पर भारत को जीत दिला दी। आशीष ने इस दौरान हैट्रिक भी पूरी की। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट आज से शुरू हो रहा है। न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर में सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा मैच। मुल्लांपुर के पिच पर पहली बार लाल बॉल का इस्तेमाल किया जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच टेस्ट में भारत का पलड़ा भारी है। दोनों देशों के बीच अब तक खेला गया एकमात्र टेस्ट मैच को भारत ने 2 दिनों में ही मैच जीत लिया था। वही भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं होगा। आईसीसी ने अब तक 9 टीमों को ही लिस्ट में शामिल किया। चंडीगढ़ टेस्ट के अंक से WTC पॉइंट्स टेबल पर नहीं पड़ेगा कोई असर। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की लिस्ट में शामिल होने के लिए टीम को एक तय संख्या में टेस्ट मैच खेलना होता है, जबकि अफगानिस्तान टीम साल में सिर्फ 1 या 2 मैच ही खेल पाती है।